हैं कि कोई भी पैरासाइट या परजीवी है तो उसका एक होस्ट होगा, यानी पैरासाइट जिंदा रहता है अपने होस्ट के ऊपर। और पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप जो है स्पेसिफिक होता है। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी यानी अगर कोई पैरासाइट है तो उसका एक पर्टिकुलर होस्ट है। अगर होस्ट नहीं, पैरासाइट भी सरवाइव नहीं करेगा। ज्यादातर जो पैरासाइट भी अब दो तरह के होते हैं, एक तो जनरलाइज्ड होता है, एक होता है स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पैरासाइट्स, जनरलाइज्ड एंड स्पेसिफिक। तो ज्यादातर जो पैरासाइट है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, कहने का मतलब वो पर्टिकुलर होस्ट पर ही सरवाइव करेगा। और उसके लिए एक कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। अगर होस्ट खत्म हो गया तो पैरासाइट भी खत्म हो गया। अब पैरासाइट में भी पैथोजन और नॉन पैथोजन। अगर हम लोग कहेंगे पैथोजन तो ये डिजीज कॉज करेगा, और नॉन पैथोजन कहेंगे तो इससे कोई डिजीज या बीमारी नहीं होगा। तो पैरासाइट में भी पैथोजन और नॉन पैथोजन। पैथोजन कहने का मतलब विच डजंट कॉज डिजीज, और विच कॉज डिजीज, और नॉन पैथोजन जो डिजीज कॉज नहीं करता है। उसी तरह पैरासाइट में भी ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव। अगर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहेंगे तो ये परमानेंट, ऑब्लिगेटरी कहने का मतलब परमानेंट है, और कहेंगे तो टेम्पररी है। जैसे बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे लीच है, जोंक जिसको कहते हैं, एक्टोपैरासाइट है। तो होस्ट के बॉडी से ब्लड को सक करेगा, उसके बाद फिर अलग हो जाएगा। 21 दिनों तक लीच उस पे फीड करता है। तो वो हो गया फैकल्टेटिव, टेम्पररी। और कुछ पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर आया तो फिर वो रह गया लाइफ लॉन्ग, तो उसके बिना वो छोड़कर नहीं जाएगा, होस्ट पर ही रहेगा। तो दैट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। और फैकल्टेटिव कहेंगे विच कैन सर्वाइव विदाउट होस्ट फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक अपने होस्ट के बिना रह सकता है तो उसको कहेंगे फैकल्टेटिव। और अगर वो होस्ट के बिना नहीं रह सकता है तो उसको कहेंगे ऑब्लिगेटरी। पैरासाइट डिजीज कहें तो पैथोजन कहेंगे, कोई डिजीज नहीं होता है तो नॉन पैथोजन कहेंगे। और पैरासाइट में भी डाइजेनेटिक, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। अगर किसी पैरासाइट का लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाता है, जैसे एस्केरिस चक्र है, पूरा का पूरा जीवन चक्र एक ही होस्ट ह्यूमन में कंप्लीट हो जाता है, उसको मोनोजेनेटिक कहेंगे। मोनो मतलब सिंगल, जेनेसिस हो गया रिप्रोडक्शन के लिए। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन सिंगल होस्ट, उसको कहेंगे मोनोजेनेटिक। और जब दो होस्ट की जरूरत होगी तो कहेंगे डाइजेनेटिक। तो डाइजेनेटिक होगा तो फिर एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। अब प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में एक बात समझ लेना है कि प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होगा जिसके अंदर पैरासाइट का सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। यानी जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो उसका प्राइमरी होस्ट है। अब ज्यादातर पैरासाइट में क्या होता है कि जहां पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वहीं पे वो डिजीज भी कॉज करता है। तो हम लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि प्राइमरी होस्ट शायद वो होस्ट होता है जिसमें डिजीज होता है। नहीं, मान लीजिए यही मलेरिया पैरासाइट जो है, इसका एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। मलेरिया पैरासाइट भी डाइजेनेटिक है, दो होस्ट है। इसमें प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज और सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन। तो डिजीज हो रहा है ह्यूमन में मलेरिया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फीमेल मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल, गट के अंदर। सेक्सुअल साइकिल ऑफ द पैरासाइट कंप्लीट्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फीमेल एनोफिलीज। तो फीमेल एनोफिलीज के अंदर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
तो इसलिए अगर यहाँ दोनों बात है, एक है डिजीज हो रहा है ह्यूमन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनोफिलीज में, फीमेल एनोफिलीज में। अब अगर आप मानते हैं कि नहीं डिजीज जहां होता है वही प्राइमरी होस्ट है, तब तो ह्यूमन हो जाएगा उसका प्राइमरी होस्ट, लेकिन नहीं होता है। प्राइमरी होस्ट यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये तो मलेरिया पैरासाइट से ये क्वेश्चन आया तो उलट के भी पूछ सकता है वो डिफरेंस बिटवीन पैथोजन और नॉन पैथोजन। हो सकता है पूछे कि ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव क्या है, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक क्या है। तो ये चीज समझना है। अब बात कर रहे हैं हम लोग पैरासाइटिक एडेप्टेशन। अभी कहा था कि कोई पैरासाइट है तो उसका होस्ट भी होगा। अब होस्ट नहीं खत्म हो गया तो पैरासाइट भी जिंदा नहीं रहेगा। तो बहुत सारा डिजीज में क्या होता है कि जो होस्ट है उसी को मार दिया जाता है। जैसे एक डिजीज है और स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है प्रोटोजोन पैरासाइट जो ब्रेन में इंफेक्शन कॉज करता है और उससे जो बीमारी होती है उसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। धीरे धीरे ब्रेन डैमेज होने लगता है, पर्सन का एक्टिविटी कम होने लगता है, तो ज्यादातर वो रेस्ट में रहता है, स्लीप ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसलिए उसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। फाइनली ब्रेन डैमेज हो जाता है, कोमा में चला जाता है और डेथ हो जाता है। अब चूंकि यह अफ्रीका में होता है इसलिए इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। और इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। गैम्बियंस वर्ड इसलिए कि जाम्बिया में बहुत कॉमन है, अफ्रीकन कंट्री है जाम्बिया, वहां कॉमन है। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, तो ट्रिपैनोसोमा पॉजिटिव एजेंट है तो एक नाम देते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है तो उसका एक रिजर्वायर होस्ट होता है। जैसे प्राइमरी होस्ट उसका ह्यूमन है और सेकंड और उसका जो कैरियर है वो है सीसी फ्लाई, ग्लॉसिना पाल्पेलिस कहते हैं। और एक रिजर्वायर होस्ट भी है। रिजर्वायर होस्ट पैरासाइट का उसको कहते हैं जिसके अंदर पैरासाइट का लाइफ साइकिल नहीं हो रहा है, वो एकदम स्टैग्नेंट एक स्थिर अवस्था में है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस जस का तस उसके अंदर पड़ा हुआ है। मौके का इंतजार कर रहा है कि जब कंडीशन सुटेबल होगा तब फिर वो अपना लाइफ साइकिल आगे बढ़ाएगा। तो उसको रिजर्वायर होस्ट कहते हैं जिसमें कुछ समय के लिए वो सर्वाइव कर रहा है। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का जो रिजर्वायर होस्ट है एंटीलोप, एंटीलोप यानी हिरन वगैरह। तो जब बहुत स्लीपिंग सिकनेस बहुत तेजी से फैलता है तो अफ्रीका में एंटीलोप हिरन को मार देते हैं लोग। को मार देंगे तो अपने आप वो बीमारी नहीं होगा, वो पैरासाइट स्प्रेड नहीं करेगा। यही कहा कि जब होस्ट को खत्म कर दीजिएगा तो पैरासाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। अब देखिए प्लेग होता है, प्लेग का पॉजिटिव एजेंट है जेनोप्सेला चियाप्सिस। ये जेनोप्सेला चियाप्सिस, तो ये कैरियर है, वेक्टर है। प्लेग तो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम और उसका जो पॉजिटिव उसका जो जेनोप्सेला चियाप्सिस रैट फ्लीज है, वो एक्टोपैरासाइट होता है रैट चूहे पे। तो आप देखिएगा सुनते होंगे कि प्लेग फैलता है तो चूहा को मार देता है। अब चूहा ही मर जाएगा, रैट को मार दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उस पर रैट फ्ली नहीं आएगा और रैट फ्ली ही कैरियर है प्लेग के बैक्टीरिया का, तो इसलिए प्लेग कंट्रोल हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी पैरासाइट के होस्ट को मार दें, खत्म कर दें, तो पैरासाइट अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब पैरासाइटिक एडेप्टेशन की बात है। ये चीज सोचना है कि पैरासाइट को तो कोई अगर पैरासाइट है बना है तो क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि पैरासाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स होस्ट फॉर फूड के लिए या शेल्टर के लिए। जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी पर्सन का वो है भोजन और आवास। अब अगर हम लोग कहते हैं फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग कहने का मतलब है जो अपना इंतजाम कर लेता है, जो अपना खाने पीने भोजन का न्यूट्रिशन का इंतजाम कर लिया और उसका अपना रहने का भी जगह है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री लिविंग।
और जो ये काम नहीं कर सकता है, जिसका अपना न्यूट्रिशन का कोई सोर्स नहीं है और रहने का भी कोई जगह नहीं है, तो वो दूसरे पर निर्भर करेगा, तो दूसरे से न्यूट्रिशन लेगा और दूसरे के बॉडी के ऊपर कहीं पे वो अपना जगह खोजेगा रहने का। तो अगर होस्ट के बॉडी के बाहर रह रहा है तो एक्टोपैरासाइट कहेंगे, बाह्य परजीवी, और होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहा है कहेंगे एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी। लेकिन चाहे वो एक्टोपैरासाइट हो या एंडोपैरासाइट हो, उसको चाहिए न्यूट्रिशन, अपने होस्ट से फूड चाहिए, और दूसरा शेल्टर, रहने का जगह चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो न्यूट्रिशन अपने होस्ट से ले रहा है तो डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड देता है। होस्ट जिस फूड को डाइजेस्ट कर रहा है उसी का हिस्सा वो पैरासाइट भी उससे ले लेता है, तो डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड। तो अब एक चीज इस पर समझ लेना है कि अगर पैरासाइट, इफ द पैरासाइट receives digested or digested food from the body of its host, तो जाहिर सी बात है उसमें एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। मान लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल विकसित होता तो पैरासाइट क्यों बनता? वो तो खुद अपना फूड का डाइजेशन कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता। तो पैरासाइट में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, इसलिए उसको अपने होस्ट से डाइजेस्टेड फूड लेना होता है, और अगर एलिमेंट्री कैनाल होगा भी तो वो पूरी तरह विकसित नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, पहला कि पैरासाइट डू नॉट हैव डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल और द एलिमेंट्री कैनाल में बी एब्सेंट, एब्सेंट भी हो सकता है और अगर होगा तो विकसित नहीं हो। दूसरी बात, पैरासाइट अपने होस्ट के साथ जब तक रहेगा अटैच तब तक उसको फायदा होगा, जितना होस्ट को इधर उधर छोड़ के जाएगा उतना उसको नुकसान है। तो पैरासाइट को अपने होस्ट से अटैच रहना है। ऑर्गन फॉर अटैचमेंट में भी हुक्स, पैरासाइट अगर होगा तो उसके पास ऐसा होगा हुक्स, ऐसा मुड़ा हुआ चीज, जैसे वो होस्ट से चिपकेगा, या सकर, सकर जैसे चिपक जाएगा और उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। ऐसे ऐसे किसी चीज को देखते होंगे, चिपका देते हैं दीवार या कहीं से स्मूथ सरफेस से, तो वो उसे चिपक जाएगा, तो वैसे उसको कहते हैं सकर, या स्पाइन, कांटे के जैसा। तो अगर किसी एनिमल में हुक्स दिख जाए, सकर्स मिल जाए, स्पाइन्स मिल जाए, तो इसका मतलब है कि वो पैरासाइट है। हुक, सकर से स्पाइन्स मिलता है तो इट इज पैरासाइट, तो पैरासाइट है। तो एलिमेंट्री कैनाल डेवलप नहीं होगा या कंप्लीटली एब्सेंट होगा। दूसरा, उसमें हुक, सकर्स और स्पाइन्स होंगे फॉर अटैचमेंट विद द होस्ट। तीसरी बात है कि पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, होस्ट खत्म तो पैरासाइट भी खत्म। इसलिए पैरासाइट कोशिश करता है कि अपना नंबर, अपना जो ऑफ स्प्रिंग है वो ज्यादा वो संख्या में अंडा देगा, जिससे उसका जनरेशन जारी रहे। तो पैरासाइट्स तो काफी रिप्रोडक्शन, जिससे उसका नंबर ऑफ स्प्रिंग ज्यादा रहे, और इसलिए एडवर्स कंडीशन में बहुत खत्म भी हो जाए तो कुछ बच जाए, उसका जनरेशन जारी रहे। तो इस बार रिप्रोडक्शन करना होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी होस्ट के बॉडी के अंदर मेल और फीमेल पैरासाइट मिल ही जाए। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि पैरासाइट्स आर यूजुअली मोनोसियस, यानी हर्माफ्रोडाइट। उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होगा, जिससे उसको कहीं ब्रीडिंग में या रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं हो। ज्यादातर में, कुछ एक्सेप्शन भी है, बट ज्यादातर में आप देखिएगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। देन पैरासाइट होस्ट के साथ अटैच है, ज्यादा इधर उधर घूमता नहीं है, तो नेचुरली उसमें नर्वस सिस्टम बहुत विकसित नहीं होगा। तो नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड और हाईली डीजनरेटेड, अभी वेल डेवलप्ड नहीं होता। पैरासाइट का नर्वस सिस्टम डेवलप्ड होगा उसमें जो फ्री लिविंग है, जो ज्यादा एक्टिविटी करता है, फ्री लिविंग, उसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। और जो पैरासाइट है उसमें नर्वस सिस्टम डीजनरेटेड है। और अगर कोई एंडोपैरासाइट है जैसे एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में, तो हम लोग फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो पैरासाइट भी डाइजेस्ट हो सकता है, जैसे एस्करिस है, राउंड वर्म, टीनिया सोलियम, एलिमेंट्री कैनाल में है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है बिकॉज उसके बॉडी के बाहर कवर है काइटिन का बना हुआ, काइटिनस
स्ट्रक्चर है क्यूटिकल एंड इट इज एंजाइम रेसिस्टेंट, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम का एक्शन नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो पैरासाइटिक एडेप्टेशन पूछेगा 2 नंबर में, तो आप इसमें लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का है, इसमें आप लिखिएगा कि पैरासाइट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। पहला दीजिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। दूसरा दीजिएगा नर्वस सिस्टम इज सिंपल और डीजनरेटेड। तीसरा दीजिएगा ऑर्गन फॉर अटैचमेंट में भी हुक, सकर्स और स्पाइंस। और उसमें एक और दे सकते हैं कि यूजुअली मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट। अब यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर का पूछ देगा तो और भी बढ़ा दे सकते हैं कि उसके बाहर क्यूटिकल होगा या और भी होगा, वो लिख सकते हैं। तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन में इतना ही रखना है कि पैरासाइट हैव सर्टेन एडेप्टेशन व्हिच हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द पैरासाइट इन द होस्ट। और इन एडेप्टेशन में पहला है एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। दूसरा है नर्वस सिस्टम इज सिंपल और डीजनरेटेड। तीसरा है यूजुअली मोनोसियस। चौथा है हुक, सकर्स एंड स्पाइंस आर द ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। दीज आर पैरासाइट। ये पैरासाइटिक एडेप्टेशन चार पॉइंट लिख लीजिए, काफी। अब एक क्वेश्चन हमने भेजा था, वो था कि ये अमीबियासिस, तो अमीबियासिस किसके कारण होता है? तो अमीबियासिस इज कॉज, ये जो क्वेश्चन हमने भेजा है वो उसी का है, अभी जो सैंपल क्वेश्चन है। तो अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन पैरासाइट जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। प्रोटोजोअन पैरासाइट है, नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लाइसिस मतलब तोड़ने वाला। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये जो प्रोटोजोअन पैरासाइट है, इसका इन्फेक्शन होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड और वाटर के साथ ये बॉडी के अंदर चला जाता है और इसका एक डेवलपिंग स्टेज है ट्रोफोजोइट। जब वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो वहां पे वो सेमी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ दिन के बाद वो एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा को, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को छेद करके वो इंटर कर जाएगा सब म्यूकोसा। एलिमेंट्री कैनाल का जो इनर लेयर है म्यूकोसा कहते हैं, उसके अंदर होता है सब म्यूकोसा जो हाईली वास्कुलराइज्ड है। तो म्यूकोसा इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, उसको तोड़ के चला जाता है सब म्यूकोसा में, और सब म्यूकोसा में जाने के बाद ये अब अपना रिप्रोडक्शन करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो काफी ज्यादा नंबर बढ़ाता है, जिससे वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा, एब्सेस, एब्सेस कहने का मतलब घाव हो जाएगा, आंत में एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन में घाव हो जाएगा क्योंकि उसके वाल के अंदर ये पैरासाइट अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है। और जब ये अल्सर फटेगा, घाव फटेगा, तो उससे ब्लड, डैमेज टिश्यूज और ये पैरासाइट सब रिलीज हो जाएगा into the large intestine and they will pass out along with the fecal matter। तो उसी को कहते हैं अमीबियासिस या इसी को अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। तो डायरिया डिसेंट्री लाइक कंडीशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि स्टूल में फीकल मैटर के साथ ब्लड पास आउट होगा। उसके अलावा इन्फेक्शन जब भी होगा तो बुखार होगा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पैरासाइट अब उसके अंदर इंटर किया हुआ है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है, घाव कर रहा है, तो इरिटेशन होगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगा। तो पायरेक्सिया, बुखार होगा, इरिटेशन होगा। पैरासाइट उसके अंदर है तो उसके द्वारा जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज हो रहा है उसके कारण नर्वसनेस होता है। अमीबियासिस होगा तो बात बात में घबराएगा, परेशान रहेगा, तो नर्वसनेस होता है। तो नर्वसनेस भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है। बार बार टेंडेंसी होगी उसका ये का डिफिकेशन यानी पासिंग आउट स्टूल, तो बार बार उसको लगेगा कि उसको स्टूल पास आउट करना है, थोड़े थोड़े देर पे वो जाएगा डिफिकेशन के लिए। तो ये सब टेंडेंसी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है कि फीकल मैटर के साथ ब्लड आएगा और डैमेज टिश्यूज आएगा।
ये तो खैर चलिए ठीक है। अब अगर इलाज नहीं किया उसका, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना होता है, अगर इलाज नहीं किया तो धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल, कोलोन, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, जैसे ये कोलोन है तो ये कोलोन के या म्यूकोसा से इंटर कर गया सब म्यूकोसा में, और यहाँ पे ये काफी ज्यादा अपना संख्या बढ़ाया, घाव हो गया, ये जब फटेगा तो डैमेज टिश्यू और ब्लड बाहर आएगा, तो धीरे धीरे ये एलिमेंट्री कैनाल में छेद कर देता है। इट कॉजेज परफोरेशन इन द वॉल ऑफ द कोलोन। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जब हो जाएगा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का, तो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा कोलोन है, कोलोन के वॉल में जगह जगह छेद हो जाएगा। तो यहाँ से जो अनसेड फूड मटेरियल यानी फीकल मैटर है, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर है, वो चला आएगा बाहर। बाहर आने का मतलब है सी में, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर का स्पेस है सिलोम, तो ये सिलोम में आ जाएगा और पूरा का पूरा सिलोमिक फ्लूइड पॉइजनस हो जाएगा। fecal matter will pass out from the perforated wall of the colon into the coelomic fluid, पूरा का पूरा coelomic fluid पॉइजनस हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, या फिर कोई भी एलिमेंट्री कैनाल हो, वो सब सिलोम के अंदर ही है, एंड ऑल आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट टू द सिलोमिक फ्लूइड। तो सिलोमिक फ्लूइड अगर पॉइजनस हो गया तो सारा ऑर्गन इन्फेक्टेड हो जाएगा, पर्सन विल नॉट सर्वाइव। तो अगर किसी के पर्सन में ऐसा अक्सर हो जाता है कि अगर हो गया कि एलिमेंट्री कैनाल में उसका कोलोन में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, वॉल छेद हो गया है, तो उसका फीकल मैटर चला आया सिलोमिक फ्लूइड में, पूरा का पूरा सिलोमिक फ्लूइड पॉइजनस हो गया, तो डॉक्टर को, सर्जन को इमीडिएटली सर्जरी करना पड़ता है। पूरा सिलोमिक फ्लूइड निकाल के और पूरा वॉश किया जाता है, एक एक ऑर्गन को अच्छे से धोया जाता है, साफ किया जाता है, इन्फेक्शन नहीं रह जाए, तब शायद पेशेंट बच भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है। इसलिए अमीबियासिस में अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, बहुत लंबे समय से किसी को अमीबियासिस है या अमीबिक डिसेंट्री है, तो बेस्ट होता है कि कोलोन के वॉल को, जो डैमेज पार्ट है, जहाँ छेद है, उसको काट के हटा दिया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। और शुरुआत में ही अगर अमीबियासिस होता है तो एंटीबायोटिक लेंगे, जो भी फिजिशियन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका व्हिच इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट। मोड ऑफ इन्फेक्शन है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका ब्लड passes along with stool, blood and damaged tissues of the wall of alimentary canal passes with stool। और साथ ही साथ अदर सिम्टम में पैरेक्सिया है, इरिटेशन है, बुखार होगा, इरिटेशन होगा, टेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंट डिफिकेशन, टेंडेंसी होगा कि बार बार फीकल मैटर पास करे, फ्रीक्वेंट डिफिकेशन, एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। पैरासाइट एलिमेंट्री कैनाल में है तो वो उसके डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड को यूज कर रहा है, तो पर्सन का हेल्थ अच्छा नहीं होगा। नर्वसनेस है, पैरेक्सिया है, देन डिफिशियंसी ऑफ फूड हो जाएगा तो वीकनेस होगा, देन नर्वसनेस होगा, जो कि टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो नर्वसनेस होगा, टेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंट डिफिकेशन होगा, बार बार उसको फीकल मैटर पास करने की टेंडेंसी होगी। तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, इतना ही है। तो इसमें आपको लिखना होगा तो 2 नंबर में इतना ऐसे ही लिखिएगा कि अमीबियासिस is due to the Entamoeba histolytica. It is also called amoebic dysentery. Characteristic symptom is the presence of blood and damaged tissues of the colon in fecal matter. It may be fatal if the wall of colon becomes corroded. हो गया इतना 2 नंबर में। और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि it also causes nutritional deficiency, nervousness, frequent tendency of defecation, पैरेक्सिया। तो जैसा रहे 3 नंबर वाला, अगर 5 नंबर वाला में रहेगा तो सब लिख लीजिएगा जो बता रहे हैं, 2 नंबर में रहेगा तो जो इम्पोर्टेंट चीज है उतना ही लिखना है। और एक चीज हमने डिस्कस किया, एक और भेजा था कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट। मैल का मतलब होता है विच इज नॉट प्रॉपर, मैल मतलब जो ठीक नहीं है, यानी जो सही नहीं है, उसको कहते हैं मैल।
जैसे मैल फॉर्मेशन कहेंगे, जो ठीक से नहीं चीज बना है, तो मैल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो मैल का मतलब विच इज नॉट प्रॉपर। और एरिया फॉर एयर। तो पुराने जमाने में मलेरिया ये डिजीज अफ्रीका में बहुत था, अभी भी है, अफ्रीका में है, अब तो एशिया में इंडिया में भी था, लेकिन अब इंडिया में बहुत कंट्रोल हो गया है। यहाँ मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से ये यूनिट ही बनाया था, मलेरिया कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो मलेरिया काफी हद तक यहाँ कंट्रोल किया जा चुका है। अफ्रीका में तो ये बहुत कॉमन है। तो अफ्रीका में लोग मानते थे जब स्वाम्प यानी दलदली इलाके से जब हवा चलती है, तो हवा जितने गांव से गुजरते वो हवा, वहां के लोग हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये बीमारी है मलेरिया, यानी इन्फेक्टेड या पॉल्यूटेड एयर आ रहा है दलदली इलाके से रात में, और जिस गांव भी गुजरता है वहां से बीमार हो जाते हैं। बाद में सर रोनाल्ड रॉस ने कहा ये बैड एयर से नहीं है, इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, और उसका जो कैरियर है वो है फीमेल एनोफिलीज उसका कैरियर है। अब जहाँ जाहिर सी बात, जो दलदली इलाका है जहाँ स्वाम्प है, वहां पे मॉस्किटो का ग्रोथ ज्यादा होगा, और मॉस्किटोज आर नॉकटर्नल। तो रात में हवा के साथ जब ये मच्छर चलता था, मच्छर उड़ता था, तो जितने गांव से गुजरता था वहां फीमेल एनोफिलीज लोगों को बाइट करती थी, और इस प्लाज्मोडियम को उसके बॉडी के अंदर डाल दिया, तो उस पर्सन को मलेरिया हो जाता था। अब मलेरिया का जो पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसका साइकिल होस्ट में कंप्लीट होता है। प्राइमरी होस्ट इसका फीमेल एनोफिलीज, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके एलिमेंट्री कैनाल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फीमेल एनोफिलीज के सिलोम में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको स्पोरोगोनी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल और गट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज, asexual reproduction स्पोरोगोनी इन द सिलोम ऑफ द फीमेल एनोफिलीज। और ह्यूमन के अंदर ओनली asexual reproduction, and the asexual reproduction in human is called साइजोगोनी। ये पैरासाइट asexually अपना नंबर बढ़ाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं साइजोगोनी। ह्यूमन में दो जगह होता है, एक लीवर में, तो उसको कहते हैं लीवर साइजोगोनी, और दूसरा होता है आरबीसी के अंदर, उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो फिर से समझ लीजिए, पैरासाइट डाइजेनेटिक है प्लाज्मोडियम, प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज, जिसमें दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके एंट्री कैनाल में होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके सिलोम में, उसको कहते हैं स्पोरोगोनी, स्पोर का निर्माण करता है। इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट, जिसका निर्माण होता है मॉस्किटो के सिलोम में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइजोगोनी कहलाता है ह्यूमन में, दो जगह होता है, लीवर में तो लीवर साइजोगोनी, और इस आरबीसी में तो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इसलिए मलेरिया जब होता है तो ह्यूमन का लीवर इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि लीवर डैमेज होता है, उसका सेल टूटता है। और दूसरा आरबीसी भी टूटता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए मलेरिया में लोगों को कमजोरी हो जाती है, काफी वीकनेस हो जाता है, बुखार होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, वो बुखार होता है, और बुखार जाड़े के साथ होता है, चिल एंड फीवर, जाड़ा देकर बुखार होता है। अब ये जाड़ा देकर बुखार अगर हर 48 घंटे के बाद होता है, यानी तीसरे दिन होता है, तो इसको टर्सियन मलेरिया कहते हैं। और अगर ये जाड़ा बुखार चौथे दिन होता है, यानी 72 घंटे के बाद होता है, तो क्वार्टर मलेरिया कहते हैं। अब अगर इस बुखार से डेथ होता है तो मैलिग्नेंट मलेरिया कहेंगे, और अगर डेथ नहीं होता है तो बेनाइन कहेंगे। तो अगर तीसरे दिन पे सिम्टम आता है जाड़ा बुखार तो टर्सियन मलेरिया, अगर डेथ कॉज करता है तो मैलिग्नेंट, नहीं कॉज करता है तो बेनाइन, और चौथे दिन पे आता है जाड़ा बुखार तो क्वार्टर मलेरिया। अब 4 स्पीसीज है मलेरिया का। एक तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, इट कॉजेज बेनाइन टर्सियन मलेरिया, यानी सिम्टम आएगा तीसरे दिन और डेथ नहीं होगा, और यही आपको पढ़ना भी है लाइफ साइकिल।
दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया, हल्का है। तीसरे दिन सिम्टम आता है ज्यादा बुखार, लेकिन हल्का है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इट कॉजेज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, सिम्टम आएगा तीसरे दिन, लेकिन इट विल कॉज डेथ। तो यही आंसर है। पूछा गया है कि मलेरिया का कितना स्पीशीज है, तो 4 स्पीशीज है। और कौन सा मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, तो आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और चौथा है प्लाज्मोडियम मैलेरी, इट कॉजेज क्वार्टन मलेरिया, यानी यहाँ पे जो ज्यादा बुखार होगा वो हर चौथे दिन होगा। तो यही लिखना है कि प्लाज्मोडियम हैज 4 स्पीशीज, प्लाज्मोडियम विवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरा प्लाज्मोडियम मैलेरी, और चौथा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम ओवेल, अब ये पूछा नहीं कौन क्या कॉज करता है, वहां तो पूछा कौन मैलेरी, तो सीधे लिख देंगे प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ रहे उसमें कि कौन कौन क्या कॉज, रखिएगा प्लाज्मोडियम विवेक्स कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया, यानी ज्यादा बुखार तीसरे दिन आएगा 48 घंटे के बाद, लेकिन डेथ नहीं होगा। दूसरा है माइल्ड प्लाज्मोडियम ओवेल, माइल्ड टर्शियन मलेरिया, बहुत हल्का बुखार होता है, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरे दिन होता है, तो ओवेल है। और प्लाज्मोडियम मैलेरी या क्वार्टन मलेरिया, चौथे दिन बुखार आएगा, लेकिन डेथ नहीं होता है, इसमें भी डेथ नहीं होगा। डेथ एक ही टाइप में होता है और वो है फैल्सीपेरम। एक ही मलेरिया प्लाज्मोडियम डेथ कॉज करता है, दैट इज फैल्सीपेरम। तो आंसर तो आप लिख रहे रहे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देने से दिमाग में आ जाता है, रिवीजन हो जाता है कि क्या है। और चूंकि पैरासाइट पूछेगा, अभी पैरासाइट से और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि पैरासाइटिक एडेप्टेशन में ध्यान रखिएगा। पैरासाइट है तो क्यों है, तो पैरासाइट को भोजन की जरूरत है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल अगर होता तो उसको फूड लेने की क्या जरूरत पड़ती है होस्ट से, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। अब होस्ट के साथ ही रहना है तो उसको कहाँ इधर उधर जाना है, तो होस्ट से अटैच रहना होगा, अटैचमेंट के लिए हुक सकर से स्पाइंस होगा। अब ज्यादा इधर उधर फ्री मूव नहीं करना है तो नर्वस सिस्टम उसका सिंपल होगा, डिजेनरेटेड होगा। होस्ट के अंदर ही उसको अपना नंबर बढ़ाना है तो जनरली वो मोनोसियस होगा। और अगर एलिमेंट्री कैनाल में है तो उसके बाहर एंजाइम रेसिस्टेंट क्यूटिकल होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फिर ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डिवीजन होता रहे। ठीक है, थैंक यू।